नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौरान हम लगातार आपको कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपने इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन से मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। भारत में भी फिलहाल ये लॉकडाउन है। लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। लगभग पूरा देश ही इस तरह की स्थिति पहली बार देख रहा है। तो क्या इसका कोई असर हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिति पर पड़ेगा? इस पहलू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने मनोचिकित्सक और मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर निमेश देसाई। डॉक्टर देसाई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि एक तरह का डर है, चिंता है, कई लोगों में डिप्रेशन देखा जा रहा है। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और साइकियाट्रिस्ट के लिए है, लेकिन वो मैं उतनी बड़ी नहीं मानूंगा। चुनौती है मानव समाज के लिए। जैसे आपने कहा, विश्व स्तर की जब महामारी ऐसी फैलती है तो मानव समाज के लिए चुनौती हो जाती है। मेरी समझ में किसी भी पीढ़ी जो अभी जीवित किसी भी पीढ़ी ने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया है। दूसरे महाविश्व युद्ध उसके बाद सोचें तो शायद ये पहली ऐसी परिस्थिति है जहां इतना बड़ा ग्लोबल विश्व भर का असर हो रहा है। तो डिजास्टर्स हो, आपदा हो, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो, राइट्स हो या ऐसी पैंडेमिक एपिडेमिक हो, ह्यूमन बिहेवियर कुछ हद तक सिमिलर सा रहता है। कुछ थोड़ी बदलाव होते हैं हर एक हालात के मुताबिक। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हम नॉर्मल या एबनॉर्मल कहते हैं, साधारण या असाधारण बर्ताव को हम मानसिक तकलीफ का या मानसिक बीमारी का रूप दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, दवा करके इलाज करने का कोशिश करते हैं। तो साधारण और असाधारण, नॉर्मल और एबनॉर्मल को फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी रिएक्शन इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू एन एबनॉर्मल सिचुएशन। स्थिति इतनी असाधारण है कि कोई सा भी असाधारण दिखने वाला रिएक्शन भी साधारण माना जाने लगे। तो इस प्रकार से वैचारिक सोच की, भावनात्मक इमोशंस की या व्यवहार की जो चेंजेस हैं वो आ सकती है, दिख सकती हैं। भूकंप के दौरान, बाकी आपदाओं के दौरान हमने अक्सर देखा है कि शुरू के कुछ हफ्तों के लिए, 2-4-6 हफ्तों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के लिए ये बदलाव आते हैं। वो मोटे तौर पे अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर मुश्किल 2 प्रकार से है। दूसरी मुश्किल ये है कि ये एक वक्त की, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रॉब्लम, एक वक्त की, एक दिन की या एक हफ्ते की, एक महीने की समस्या नहीं है। अभी बहुत अनिश्चितता है कि ये लॉकडाउन कितना चलेगा, एपिडेमिक ख़त्म कब होगा। तो जो सोशल आइसोलेशन है वो दूसरा फैक्टर बन जाता है बहुत बड़ा। कुछ हद तक एपिडेमिक का, महामारी का जो डर है उसके लिए कारण जो तनाव हो वो, और दूसरी तरफ आइसोलेशन का असर। मैं ये कहूँगा कि महामारी के बारे में जो डर है वो दोनों एक्सट्रीम्स जो उसके हैं वो गैर मुनासिब है और अनिच्छनीय है। अगर किसी व्यक्ति को या समूह को बिल्कुल चिंता नहीं है तो वो मुश्किल है दूसरे लोगों के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारी चिंता है और वो एक्सेसिवली कॉशियस हो जाता है तो दूसरों को तो समस्या कम हो गई लेकिन खुद के लिए समस्या बढ़ गई। तो उन व्यक्तियों को शायद मदद की या इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो हमने पहला टपका कहा और बड़ा सा जो टपका बीच में है कि जो कुछ हद तक जिम्मेवारी समझ के अपना बर्ताव बदल लेते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक अपना बदलाव बदले रखना उनके लिए मुश्किल होता है। डॉक्टर देसाई, इस वक्त एक नया टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉकडाउन लोनलीनेस, यानी अकेलेपन की बात की जा रही है। तो इसके लक्षण क्या हैं? ये क्या होता है और किस तरह असर करता है? हालांकि शायद आपने भी अभी इस तरह का अनुभव ना किया हो। अच्छा या नहीं अच्छा माने जाने वाला पहलू ये है कि हम डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को इस समय भी लॉकडाउन का अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम शायद पूरी तरह उस जनता की तकलीफ नहीं समझ सकते, ये भी मुनासिब है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ
कि अकेलापन और एकांत ये एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जैसे चाहें उसको चैनलाइज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जो फोर्स्ड अकेलापन है उसको एकांत में करिए। जो सारी क्रिएटिविटीज़ हम करना चाहते थे, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, भाई हम सब लोग अक्सर पार्टी में या एक दूसरे से काम करने की जगह पे क्या कंप्लेंट करते हैं, यार मुझे अपना टाइम नहीं मिलता है, मुझे टाइम ही नहीं होता है बैठ के कुछ सोचने का, मुझे टाइम ही नहीं है परिवार के साथ, मुझे घर पे टाइम नहीं मिलता है। तो भाइयों और बहनों, ये मौका है। वो जो सारी हमारी परेशानियां थी, जो सारे कंप्लेंट्स थे टाइम नहीं मिलने के, अब ये मौका है वैचारिक रूप से, क्रिएटिविटी में, रचनात्मक रूप से जो अपनी आकांक्षाएं, अनफुलफिल्ड एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करें। लेकिन ये जो लॉकडाउन लोनलीनेस है, क्या वाकई में इसमें डिप्रेशन या किसी तरह के मानसिक विकार जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं? अभी तक नहीं आने लगे, आएंगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में जरूर दिखेंगे। और मैं जो शायद कह रहा हूँ वो समय से थोड़ा पहले कह रहा हूँ आपसे और हमारे दर्शकों से कि ऐसा न हो, उसके लिए तोड़ ये है कि उसका रचनात्मक, सकारात्मक सुयोग करें। तो मैं शायद जल्दी में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा। एक बात और पक्की है, हमारे समाज में, दक्षिण एशिया में और भारतवर्ष में व्यक्ति विशेष की, परिवार की और समाज की जो सबलता है वो इतनी गहरी है कि जो पाश्चात्य देशों में असर होता है अकेलेपन का या ऐसी कोई डर का, उतनी गहराई में, उतनी गंभीरता से यहाँ नहीं होता। ये काफ़ी हद तक रिसर्च से स्थापित है। हाँ, लेकिन फिर भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो विकलांग या दिव्यांगजन है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं, और सामाजिक स्तर से देखें तो जो स्लम्स में या छोटे घरों में रह रहे हैं, जो बेघर लोग हैं, पटरी पर रहने वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है हर तरीके से, प्रैक्टिकल टर्म्स में भी और साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी। तो मेरा जो दूसरा विचार है, मैं अक्सर अब ये सामने रखने लगा हूँ हम सब के, और हमारी सबकी कोशिश यही रहती है, अगर हम मन से और तन से और मन से सबल हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है, पहला दायित्व बनता है उन व्यक्तियों की मदद करना जो उतने सबल नहीं हैं, खासकर ऐसी आपदा की स्थिति में। और मुझे लगता है कि भारत की गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओज़ काफ़ी ये करती हैं। इस बार सरकारी प्रोग्राम्स सही में मुझे लगता है टाइम पे बनने लगे, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी वैज्ञानिक टेक्निकल बात करूँ, एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत समय पहले एक मॉडल दिया था, मास्लो ने, हायरार्की ऑफ नीड्स, कि भाई इंसान की पुरुषों की, महिलाओं की ज़रूरतें किस लेवल की होती हैं और उसको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले चरण पे होता है मुझे सेफ्टी मिले, फिज़िकल सेफ्टी हो, मेरी भूख पूरी हो, मुझे नींद अच्छी से मिले, कपड़े मिले। फिर आती है बात बिलोंगिंगनेस की, मेरे रिश्ते हों। फिर बात आती है अपना ज्ञान बढ़ाने की। फिर आती है आत्मविश्लेषण की और खुद को समझने की। तो अगर पहला और दूसरा जो चरण है वो ही पूरा ना हो, अगर मेरी फिज़िकल बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तो मैं जाहिर है और ट्रबल्ड हो जाऊंगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश में भी आपदाओं से गुजर के सरकार और समाज दोनों ये समझने लगे हैं, जो मैं सच बताऊं 20-30 साल पहले नहीं होता था। जो आपदा से या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अफेक्टेड पॉपुलेशंस होती थी, उनको मोटे तौर पे अपनी किस्मत पे छोड़ दिया जाता था, नाम के वास्ते कुछ प्रोग्राम हो जाते थे। मुझे ये खुशी है नागरिक के रूप में और एक प्रोफेशनल के रूप में कि वो जो बेसिक नीड्स के इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम्स हैं, उन पे पहले फोकस किया जा रहा। तो साइकोलॉजी का, साइकियाट्री का रोल कम होना चाहिए। हमें खुशी होगी अगर हमारा रोल कम हो। तो लॉकडाउन के मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले असर पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी की, और ये भारतीय परिदृश्य में कितना प्रासंगिक है। अभी लौटते हैं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना,
छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न फैलाएं। हालांकि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह वायरस एक से दूसरे में बीमारी फैलाती है। इसलिए अलर्ट रहें और बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई। डॉक्टर देसाई, मानसिक विकार को लेकर लोग कहते हैं कि ज्यादा न्यूज मत देखो, सोशल मीडिया पर कम वक्त दो, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में लोग अगर ये नहीं करेंगे या कुछ और नहीं करेंगे तो उनका समय कैसे कटेगा? जैसे मैंने पहले कहा, रचनात्मक सुयोग बन सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का। मैं एक मिसाल दूं, जो हम पहले बात कर रहे थे अनौपचारिक रूप से। इस हफ्ते में मैं मेरे साथियों को और बहुत सारे लोगों को सुन चुका हूं, दो प्रकार की कंप्लेंट्स हैं। एक है कि जी काम वाली बाई नहीं आ रही है, मेड नहीं आ रही है, तो घर का काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि जिम बंद है। भाई इनको मिला दीजिए ना। अपने घर के बर्तन खुद धोइए, झाड़ू पोछा करिए, कपड़े धोइए। तो ये जो है सकारात्मक रचनात्मक मर्जिंग, अगर हम चाहें, अगर हम तय करें तो जो हम सबल हैं, जो लकी हैं, अच्छी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, बाकी जो निम्न वर्ग है, जो निर्बल है, जो दिव्यांगजन है, उनकी तकलीफें और है और वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम एडल्ट एबल बॉडीड एबल माइंडेड पर्सन्स अगर ये सकारात्मक सुयोग न कर सकें तो जिम्मेवारी हमारी है। सरकार या कोई भी प्रोफेशनल ग्रुप अपनी तरफ से करेगा। जैसे हमने कहा, सरकार और सरकारी स्कीम्स ये कर रही है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। मुझे सच में आगे की रूप से संतोष है, उम्मीद है अमल भी उतना ही होगा। लेकिन अनाज, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, सारी चीज़ सोच ली गई, खासकर जो डेली वर्कर्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आर्थिक रूप से निम्न स्तर के वर्ग हैं, वहाँ घर इतने छोटे हैं, फिज़िकल स्पेस इतनी कम है और परिवार शायद बड़े हैं, तो वहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना ज़रूर समझी जा सकती है। क्या आपके पास इस तरह के फिजिकल वायलेंस के कोई केस अभी तक आए हैं? अभी तक जो हमारे पास आने लगे वो 2-3 प्रकार के, जो हम खुद हमारे अस्पताल के और फील्ड एक्सपीरियंस से रिसर्च एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सबसे बड़ा ये होता है कि जब कोई ऐसी आपदा या विपरीत स्थिति बड़े स्तर पे पैदा होती है, तो जो लंबे अरसे के दिमाग के या मानसिक रोग के बीमार व्यक्ति होते हैं, जिनका इलाज चल रहा है दवाई से या काउंसलिंग से या दोनों से, उनकी रिकरेंस या रिलैप्स हो जाती है, उनकी बीमारी और ख़राब हो जाती है, फिर आ जाती है। वो इसलिए कि पहली बात तो डायरेक्ट असर होता है जो हालात है उसका, और फिर स्थिति के कारण कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे अस्पताल में और बहुत सारे अस्पतालों में कोशिश ये है कि ओपीडी जारी रहे, इमरजेंसी सर्विसेज बरकरार रहें, जिससे जो लोग पहुंच सके उनको कम से कम कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर देसाई, इतना बड़ा लॉकडाउन इतने बड़े स्तर पर पहली बार देखा जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बहुत सारे शोध कर रहा है। तो क्या लगता है आपको भी मनोचिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नए इंडिकेशन मिल सकते हैं? फिलहाल भारत में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कुछ नए सर्वेक्षण या प्रयोगों का अवसर मिल सकता है? पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात यह कि जो हमने पुरानी चीज़ें कही वो कितनी स्थापित फिर एस्टेब्लिश होती नहीं होती। दूसरे, किस प्रकार के डिस्टर्बेंस निकलते हैं। जैसे हमने पहले कहा, थोड़ा और विस्तार से बताऊं, भारतवर्ष और दक्षिणी एशियाई समाज में जो स्ट्रेंथ्स है फैमिली और सोशल सपोर्ट, वो इतनी स्ट्रांग है कि PTSD जैसे जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो इतनी तादाद में कतई नहीं होता, और वो अगर होता भी है तो जल्दी से ठीक हो जाता है, क्योंकि एक आंतरिक सबलता है हमारे समाज में, हमारे व्यक्तियों में। तो ये शायद फिर हमें प्रूव करने को मिल जाए। बड़ी बात यह है, वैज्ञानिक रूप से सोचें कि अभी हमें ये नहीं पता है कि एपिडेमिक का कर्व चलेगा कैसे। हाँ, चिंता का विषय ये जरूर हो सकता है कि थोड़े हफ्तों तक शायद परिवार, व्यक्ति विशेष और मानव समाज इस आइसोलेशन को झेल लेंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे, अगर ये दूसरे तीसरे महीने तक जाता है लॉकडाउन या आइसोलेशन,
तो विपरीत स्थितियां हो सकती हैं। और इसलिए आज आप और हम जो बात करें वो सिर्फ आज के लिए नहीं योग्य है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में, हफ्तों में अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जो बातें हो रही हैं वो काम आएंगी कि ऐसा ना हो। एक जो काफ़ी पेचीदा मसला है वो शायद ये है कि गंभीर रूप से मानसिक बीमार व्यक्ति अगर हो कोई और उसका बर्ताव एकदम से 1-2 दिन में कंट्रोल करना इलाज के साथ भी मुश्किल हो, और वो अगर कोविड कंफर्म्ड केस हो या कोविड सस्पेक्टेड हो, तो उसकी देखभाल और इलाज कौन करेगा और कहाँ होगी। ये मुझे परेशान कर रही है चीज़ करीब 8-10 दिन से, क्योंकि हमने 2-3 मरीज़ प्राथमिक स्थिति के ऐसे देखे हमारी इमरजेंसी में। तो हमारा प्रपोजल राज्य सरकार से ये, हमने इबास में तैयारी शुरू कर दी है फिजिकल स्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को ट्रेन करने की, कि कोविड वार्ड तो बहुत जगह बंद रहे और मुझे उम्मीद है काफ़ी होंगे। ऐसी स्थिति ना आए कि कोविड वार्ड हमारे कम पड़ जाएं। कि जो एक खास स्थिति है वो उन मानसिक रोगियों के लिए जिनको अगर कोविड की बीमारी लग जाए और दोनों हो, तो कोविड का मानसिक बीमारियों का वार्ड हम तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है उसकी ज़रूरत कम पड़े या ना पड़े, लेकिन मोटे तौर पे एक बार फिर कहा जाए, NGOs की तरफ से, इंडिविजुअल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, बहुत सारे सेवा संस्थाओं की तरफ से, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में आप अगर आइसोलेशन से प्रताड़ित हैं तो फ़ोन पे या स्काइप पे काउंसलिंग लेके सपोर्ट पा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। तो लॉकडाउन में अकेलेपन को लेकर कई तरह के असर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो या मीडिया के क्षेत्र में। हर इंसान अपनी अपनी तरह से इस नई स्थिति का अनुभव कर रहा है। ऐसे में इस लॉकडाउन ने हमें आपको बहुत बेहतर मौका भी दिया है खुद की रचनात्मकता को उभारने का। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर देसाई से चर्चा जारी रहेगी। अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान कोरोना विशेष। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन और उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की। हमारे साथ हैं इभास के निदेशक डॉक्टर देसाई। डॉक्टर साहब, इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। इसका एक पाश्चात्य पहलू है और दूसरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे देखना चाहिए? असल में हमें इस दौरान क्या करना चाहिए? कन्फ्यूजन थोड़ा है और वो लाजमी है, क्योंकि सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा, पाश्चात्य संस्कृति में फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग को एक समझा जाता है। फिजिकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो भाई आप सोशल डिस्टेंस रहें जिससे फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखें। वैज्ञानिक रूप से या हमारे कल्चर के हिसाब से सोचें तो सोशल डिस्टेंस का मतलब इंक्लूड ये भी हो जाएगा आप इमोशनली भी अपने आप को डिस्टेंस कर लो। ये कतई नहीं करना ज़रूरी है। अगर प्रिवेंशन होनी है वायरस के स्प्रेड की तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग होना ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि रिश्तों की जो अहमियत है, रिश्तों का जो ताना बाना है वो कम हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम फ़र्ज़ करें, इमेजिन करें 20-30-40 साल पहले ऐसी महामारी हुई होती तो शायद ये काम हम सब के लिए, मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। देयर आर ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग्स। मुझे लगता है कि टीवी, नेटफ्लिक्स जैसे इजाद हुए हैं और सोशल मीडिया और टेलीफोन, संभव है हमारे सब के लिए कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन इमोशनल, भावनात्मक और सामाजिक करीबियत बनाए रखें। एक दूसरा प्रिवेंशन सिर्फ उसका ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज़ क्या है कि भाई वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सरफेस से टच होके दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है, उससे बचना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग अधूरी हो सके, पूरी हो सके, थोड़ी ना हो सके, तो उसका एक और नेक्स्ट लेयर है ये
इससे बड़ा प्रिवेंशन कोई नहीं है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में बार बार 100 बार 1000 बार कहा जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड हाइजीन सबकी भलाई के लिए और रेस्पिरेटरी हाइजीन भी सबकी भलाई के लिए। लेकिन डॉक्टर देसाई, हमारे भारतीय परिवेश में आमतौर पर एक प्रवृत्ति काम करती है कि सब चलता है, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। अभी भी देखा जा रहा है कि बाजारों में एक साथ लोग जमा हो रहे हैं, इसमें पढ़ा लिखा वर्ग भी शामिल है। दूरी बनाने का उस तरह ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गैदरिंग्स हो रही हैं, तो वहां ये फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है? अगर ऐसा हो रहा है, और आपकी बात सच है, मैं भी समझता हूँ ऐसा हो रहा है, ये गैर जिम्मेवारी बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर ये गैर जिम्मेवारी हुई तो हमारे देश को और विश्व समाज को ये बहुत गहरी महंगी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के और टेलीविज़न के थ्रू ये गैर जिम्मेवारी कम होगी और जिम्मेवारी की भावना बढ़ेगी। एक जो सामाजिक जिम्मेवारी है हमारी एक दूसरे की तरफ और समाज की तरफ, वो हमें निभानी पड़ेगी। असुविधा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, बीमारी भी अगर हो खुद को, तो एक ये पहलू है। एक सवाल और डॉक्टर देसाई, ये देखने में आ रहा है कि हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स पर खतरा ज्यादा है। उनके पास पूरी तरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, ग्लव्स और मास्क की कमी है। कई डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने की खबरें मिली हैं। हालांकि अब एक पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन सारा इंतजाम होने में वक्त लगेगा। तो उन डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर तो ज्यादा मानसिक दबाव होगा। तो लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच खुद को कैसे सुरक्षित रखें? मुझे लगता है चैलेंज है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें कुछ उसूल नॉन नेगोशिएबल हैं, इसमें कोई छूट हो नहीं सकती। मसलन स्पेक्ट्रम के एक एंड पे हम अगर गौर करें तो अगर कोई डॉक्टर और बाकी स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिस ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है, तो इसमें कोई छूट हो ही नहीं सकती, ना कभी होनी चाहिए। उस अस्पताल को, उस राज्य सरकार को, उस महकमे को कुछ भी करके, आसमान ज़मीन एक करके उन डॉक्टरों के स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्यकर्मियों के लिए वो फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एडिक्वेट क्वालिटी का अवेलेबल कराना चाहिए, और उतना मुझे लगता है हो रहा है। तो हमें मुनासिब सावधानी बरतनी है, एहतियात बरतने हैं, लेकिन डर से काम चलेगा नहीं। साथ साथ जो ज़रूरी है मसले, वहाँ पे पूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए, और मुझे लगता है आज की तारीख में है। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते कि 4-6 हफ्ते के बाद अगर स्थिति बहुत ख़राब होती है और वहाँ जो, तो क्या होगा। मुझे लगता है वहाँ सरकार ने जो, एक बार फिर कहूँ, जो पहल की वो काफ़ी अच्छी है। जैसे हमने कल परसों भी सुना, भाई पैकेज अनाउंस कर दिए गए हैं, प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग कर दी गई है। तो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट फॉर ए सोसाइटी और अ नेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी आर देयर। कुछ और बिंदु भी हैं डॉक्टर देसाई कि इस बीमारी या संक्रमण के साथ एक कलंक सा जुड़ जाता है। जैसा दिल्ली में एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद क्लिनिक के सामने पोस्टर लगाया गया। जाहिर है ये संक्रमण ना फैले और जनहित के लिए किया गया, लेकिन ये कलंक भी बनता जा रहा है। लोग कोविड-19 के रोगियों से डर रहे हैं, नजदीक जाने को तैयार नहीं हो रहे। यहाँ तक डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स को किराए के घर छोड़ने पर भी मजबूर किया जा रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? सामाजिक, प्रशासनिक और कानूनी रूप से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का हर एक संभावित हल जल्दी से होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है ये भी प्रशासन और सरकार कर रही है। जो सामाजिक बदियाँ या सामाजिक गलतफहमियाँ हैं, उनको हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि एक रात में दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, प्रशासनिक और सरकारी रूप से, कानूनी रूप से वो हल होने पड़ेंगे। जो कॉन्फिडेंशियलिटी की, गोपनीयता की आपने बात की, वो बड़ा पेचीदा पैना सवाल है। जो बायोएथिक्स का प्रिंसिपल्स है उसमें बड़ा क्लियर है कि भाई मेरी गोपनीयता को ब्रेक ना किया जाए, मेरी जानकारी बाहर ना फैलाई जाए, ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन ये प्रिंसिपल भी गौण हो जाता है जब पब्लिक सेफ्टी का सवाल आ जाता है। तो जैसे एक कोई डॉक्टर को है, अगर उस एक डॉक्टर ने 5,000 मरीजों को, 4,000 मरीजों को देखा हो पिछले एक हफ्ते में, तो इसका कोई और जरिया बच नहीं जाता ना। ये ज़रूर है कि उस व्यक्ति विशेष को, उस डॉक्टर को, उसके परिवार को पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए कि स्टिग्मा का असर, मानसिक असर उन पे कम हो। मुझे विश्वास है उनके साथी और महकमा ये कर रहा होगा।
लेकिन यही है, इसी कारण जैसे हमने शुरू से बात की, ऐसी जो विश्व स्तर की महामारी है, इसमें बहुत सारे एथिकल एग्जिस्टेंशियल इश्यूज उभर आते हैं, जिसका तोड़ मुझे लगता है मध्यम वर्ग से लेना होगा. एनी एक्सट्रीम पोजीशन वुड बी वेरी इनअप्रोप्रिएट. डॉक्टर देसाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए. उम्मीद है लोगों को इस लॉकडाउन में कैसे व्यवहार करना चाहिए जरूर समझ आया होगा. हम ज्ञान विज्ञान के दर्शकों से कहेंगे कि जैसा डॉक्टर देसाई ने कहा कि इस लॉकडाउन का उपयोग उन रचनात्मक कार्यों के लिए करें जो अब तक आप समय की कमी के चलते नहीं कर पा रहे थे. फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, लेकिन इमोशनल जुड़ाव रखें. साथ ही लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें. हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही. नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर. तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ. नमस्कार.